सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप कल का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था ना मैंने, बहुत ही ज़्यादा। कितना था? सम पीपल ओके। एक तो अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 था अपना, और एक था इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि सर पहला जो उसमें था, एज पर द रोड मैप विच फेज कंपनी ए विल फॉल इनटू, कौन सा फेज था वो? फेज 1 था, बिकॉज नेटवर्थ कितनी आ रही थी? 505 करोड़। किया सॉल्व? दिखा? ये भी नहीं किया तो फिर क्या किया यार? और सेकंड वाले में, नेटवर्थ आती है 55 करोड़। अगर वो लिस्टेड कंपनी है और या फिर अनलिस्टेड कंपनी है, उसने दोनों पैमाने पे पूछा था ना पहला वाला भी, तो अपन सेम को सेकंड वाले को भी दोनों उस पे बोलेंगे। लिस्टेड हुई तो चलो अपन इसका आंसर देखेंगे। कल अपन ने देखा भी था आई गेस, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया। क्या आया? आ गया, लेकिन बहुत आसान है सर, क्यों करना है इसको लिख के? बेटे यही छोटी छोटी गलतियां ना विल एंड अप कि हमारे 200 या 300 में से 150 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दिल पे लग गई। देखो इसमें ये लाइन कहाँ लिखी है? हेंस इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन फेज 1। फेज 1 तो कहीं से कहीं नहीं हो रहा है। अगर ये कंपनी ए लिस्टेड कंपनी है तो फेज 2 की देखेंगे कि भैया क्या लिखा था उसमें, 250 Ind AS will be applicable to company A for the accounting periods. हाँ, लेकिन अनलिस्टेड के लिए क्राइटेरिया क्या है? अनलिस्टेड कंपनी फेज 2 में अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन अगर फेज 1 है तो उसमें तो कंप्लीटली अप्लीकेबल नहीं होगा, और फेज 2 है तो उसमें लिस्टेड के केस में हो जाएगा। वापस से एक बार रिवीजन करें क्या थी लिमिट्स? ये देखो, फेज 1 नेटवर्थ, फेज 2 1/4/2017 से ऑल लिस्टेड, या फिर प्लस अनलिस्टेड के बारे में क्या कंडीशन थी? 250 करोड़। तो अगर वो लिस्टेड है तो 55 करोड़ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अनलिस्टेड है तो फिर भैया 55 करोड़ नहीं, यहाँ पे चाहिए 250 या उससे ज्यादा। तो ये अनलिस्टेड के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हमने जो कहानी रोकी थी, हमारी एक कहानी चल रही थी चैप्टर 1 की। कौन सी एग्जाम्शन? कहाँ लिखी एग्जाम्शन? एक्सेप्शन तो अपन ने पढ़े हुए ना। बैंकिंग कंपनी मैंने बोला था ना, ये डेट अभी पोस्टपोन्ड हो गई थी। इंश्योरेंस और फेज 1 अपन ने एनबीएफसी का तो अब पढ़ेंगे। वैसे तो पढ़ लिया था आई गेस, कल पढ़ लिया था कि नहीं सर? एनबीएफसी का नहीं पढ़ा था, इतना तो क्लियर है। चलो अब आते हैं अपन एनबीएफसी की एप्लीकेबिलिटी पर। ठीक है, सो हेडिंग डालनी है हमें, बहुत बड़ी हेडिंग है, इतनी बड़ी है कि मैं बता ही नहीं सकता। एप्लीकेबिलिटी of Ind AS on NBFC. Is that clear? Now इसको पढ़ने से पहले हम उसी चार्ट पे वापस चलते हैं, वहां पे NBFC के बारे में भी लिखा था। ये देखो, ये दिख रहा है NBFC में फेज 1 जब आया
तो 1/4/2018 नेटवर्थ कितनी, 500 करोड़ से ज्यादा, और 1/4/2019 ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड फिर 250 करोड़ या उससे ज्यादा। तो कहना ही से कि इनको भी इंड एस एप्लीकेबल हो रहे हैं एक्सेप्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। और एक तीसरी कौन सी कंपनी हमने समझी थी, दैट इज कि अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि ये कंपनी एग्जम्प्ट है फ्रॉम शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ओके, लिस्टेड का मतलब ये यहाँ पे लिखा है, लिस्टेड मीन्स listed or to be listed, मतलब application for the listing has been filed but listing is pending on recognized stock exchange. Listing can be done in India or outside India, ये हमने लिखा भी था शायद, whether in India or outside India. Can be of debt or equity, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी can never list shares but it may list debentures in rare cases, hence even a private company कैन बी अ लिस्टेड कंपनी। ओके, तो इस पे भी इंड एस लग सकता है। हाँ रख दो बस। ओके, तो ये हमारा रोड मैप तैयार हुआ। एनबीएफसी की एप्लीकेबिलिटी के लिए अपन फेज 1 लिख लेते हैं कि इसको भी वहीं से कैसे लिखेंगे, कॉपी करें, कहाँ से कॉपी करेंगे बेटा, यहाँ से। अच्छा ये रहा ना, ये वाला, चलो इसको यहाँ से उठा लेते हैं। क्लियर है, डन। ओके, नोट करने जैसा तो कुछ था नहीं इसमें, स्टिल अब आपने इतनी जिद करी है तो कर ही लेते हैं। अब ये यहां तक का क्लियर है? डेट्स याद है सारी? हाँ ओके, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स। हाँ, नेटवर्थ, हमेशा नेटवर्थ के लिए क्या अपन ने यहाँ पे लिखा था ना कल, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये देखो ये लिखी थी ना अपन ने चार्ट में भी, दोनों के लिए या आगे के लिए हमेशा। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक हेडिंग डालेंगे, दैट इज दी की मैटर्स। की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन। सर ये ट्रांजिशन क्या होता है? जैसे अभी नवंबर 23 से मई 24, दिस इज द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मतलब पुराने के बाद नए को एप्लीकेबल करना, राइट? उस टाइम जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो यहाँ पर कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इन पे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू बेसिस पे पूछ लें, और ये हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि ये एक कंसेप्ट बेस बिल्ड करते हैं। पहले पॉइंट लिखेंगे अपन, पहली नंबर 1 इस पे होता है भैया, इसको वो लिखेंगे कंपैरेटिव। हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था इसको, लेकिन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया था। याद है अपन ने कल वो कुछ पढ़ा था कि यार अगर बैंक हुआ ही उसकी सब्सिडरी, या ये एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी जिसपे इंड एस लग रहा है, और इंड एस लग रहा है, उसके बाद क्या हुआ, सब्सिडरी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है, तो भाई जो होल्डिंग कंपनी है उसको तो इंड एस के हिसाब से बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बट जो क्या कहते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है इनको आई गैप के हिसाब से, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है इनके उसके हिसाब से, बट इनको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए रेलेवेंट डेटा देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो अब एक ये इंफॉर्मेशन है कि भैया व्हाट इज दिस कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो भैया ये चीज तो अपने को समझ में आया कि जिन कंपनीज को इंड एस लग रहा है, अब उनसे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो यहां पे इन्होंने बोला है कि ऑल कंपनीज अप्लाइंग इंड एस
All companies applying Ind AS required to present comparative financial state information as per the Ind AS for 1 year. मतलब यहां पर उनका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है, all companies on whom Ind AS applies required to prepare comparatives, इसको हम शॉर्ट में कंपैरेटिव्स भी बोल सकते हैं, फॉर 1 year. Comparatives means comparative financial information. Is that clear? Comparative financial information. अब इसके बारे में अगली लाइन में तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा. अगली लाइन में अपन इसी को कंटिन्यू करते हुए लिखो. ऑनलाइन में आवाज आ रही ना? हेलो हेलो. हाँ ओके. इसमें क्या आ रहा है? कंपैरेटिव्स का मतलब क्या है सर? याद करो, हम जब शेड्यूल 3 बनाते थे तो प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन देते हैं. हाँ, अब यार एक बात समझ, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल. ये हमारी बैलेंस शीट है एग्जांपल के लिए, ठीक है? ये है 2014-15 की. क्या इस पे इंड एस लग रहे होंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एप्लीकेबल कब से हुआ? 1/4/2015 वॉलंटरीली. मैं मानता हूं कि हमारी वो कंपनी है जिसने वॉलंटरीली इंड एस एप्लीकेबल कर लिए, अप्लाई कर लिए, और 2015-16 की जो बैलेंस शीट है वो इंड एस के हिसाब से बनेगी. इसका मतलब ये एएस के हिसाब से बनी होगी. ये ट्रांजिशन है, तो जब ये वाली बैलेंस शीट बनाएगा, कौन सी वाली? हाँ ये वाली, तो इसको साथ में कंपैरेटिव भी देना पड़ेगा. सर कंपैरेटिव कैसा? ये ऐसा आएगा, देखो. एक तो हाँ, और एज पर इंड एस, तो इट इज जस्ट लाइक कि इस साल का इंड एस वाला कंपैरिजन यहां देना है. गॉट इट? ये मैं फॉर्मेट मैंने गलत बनाया है, क्योंकि फॉर्मेट तो दूसरा है, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए ऐसा बनवाया है, सो दैट कि आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ में आए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज इनमें ना छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और ये आ सकते हैं एग्जाम में. ये हटा दूं अभी? यार बना रहने देते. डन. सी, आई एम टैलेंटेड. नाउ इसको, ये जगह मैंने बीच में इसलिए छोड़ी थी ताकि तुमको ये लिखा सके. टू कंप्लाई विथ दिस, इंड एस will be applicable from beginning of the previous period. आई बात समझ में? ये दिख रहा है?
To comply with this, Ind AS will be applicable to comply with this, Ind AS will be applicable from when? From when? Beginning of the previous period. Yes or no? Previous period. एग्जाम्पल क्लियर है ये वाला? ओके, नेक्स्ट हेडिंग। पहला तो हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड यार बहुत सिंपल है, हमने शायद पढ़ भी लिया था, ये इंड एस की एप्लीकेबिलिटी पे है। ये अपन लिख के हो रहा है मालूम, चाहे तो अपन मॉड्यूल से डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, बट लिख इसलिए रहे हैं सो दैट अपने को याद रहे। सुबह का लिखा वो कहते हैं ना कि भाई 10 बार का पढ़ा हुआ और उससे भी ज्यादा इफेक्टिव एक बार का लिखा हुआ। तुमने इंटरमीडिएट में एक्सपीरियंस भी किया है। पढ़ते तो सब है, याद सबको नहीं रहता, फिर बोलते हमें यार हमारी लैंग्वेज नहीं बन रही। एक बार लिख के देखो ना यार, ठीक है। इसमें सीधी सी बात है, इंड एस एप्लीकेबिलिटी वाले पॉइंट में ये बहुत सिंपल है, ये तुम पढ़ते से ही समझ जाओगे बिकॉज ये तुमने समझ लिया है ऑलरेडी। कंपनी ऑन विच इंड एस इज, सॉरी इंड एज इज नहीं आएगा, आर आएगा, एप्लीकेबल shall prepare their first set of financial statements in accordance with Ind AS effective at end of its first Ind AS reporting period। इस पॉइंट का मतलब सिंपल है कि भाई जिस कंपनी पर इंड एस एप्लीकेबल हो गया, एक बार आप पे इंड एस एप्लीकेबल हो गया, फॉर एग्जांपल हम फेज 2 में हमारे ऊपर इंड एस आ गया, तो कहना ही से 1 अप्रैल 2017 से हमारे ऊपर इंड एस लग गया। अब मुझे बताओ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा 31 मार्च 18। यस और नो? 31 मार्च 18 को जब फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे तो वो इंड एस के हिसाब से बनेंगे। बताओ कितनी बड़ी बात है। अब रीड करो इस पॉइंट को। यहां पे सबसे इफेक्टिव बात ये थी, कंपनी ऑन विच Ind AS are applicable shall prepare their first set of financial statements in accordance with the Ind AS effective at the end of its first Ind AS reporting period। First Ind AS reporting period क्या हो जाएगा हमारे लिए? 2018, राइट? 31 मार्च 2018। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका कहा जाएगा? 17-18। यस और नो? वेरी गुड। तो उसका फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड हो जाएगा 17-18। ठीक है? अब इसमें ना मॉड्यूल में ना एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, उनको अपन देख लेते हैं 2 पॉइंट से। ठीक है? ना हाँ ये रहा, ये देखो अपन ने ये पढ़ लिए, की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन मॉड्यूल में दिए हुए, रोड मैप के जस्ट नीचे फेज 2। नहीं है तो 6, लेकिन अपने को एग्जाम्पल एक दिया हुआ है इस पे।
एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं अपन, उसी नोट्स में ले लेते हैं इसको, ताकि ना अपने को सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाए, एक पीडीएफ और सारा मैटर वहीं। हम्म। ये देखो रेलेवेंट एग्जाम्पल, इसको अपन पढ़ते हैं एक बार। चलो, ए कंपनी अडॉप्टेड इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग पीरियड 14-15। ठीक है भैया। हेंस इट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इट्स फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर 14-15 with comparatives of 13-14 and the date of transition to Ind AS will be first। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या कहलाएगी? जो जिस साल का कंपैरिजन बनाया आपने। यस तो यहां पे एक पिकअप पॉइंट आ गया अपने लिए कि भैया डेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, लिख लो ये। डेट ऑफ ट्रांजिशन मींस, जहां से इंग्लिश लिख रहे हैं अपन तरुण सर की लैंग्वेज में, तरुण सर एफएम में इंग्लिश लिखा था ना, जहां से कंपैरेटिव्स बनाए हैं, लिए हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? ये यहां पे क्लियर है कि नहीं? से इसमें एक चीज गलत लिख दी अपन ने, शायद नहीं, एक चीज मिस कर दी। टू इंड एस। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल था सेकंड वाले पे। क्या है? A company adopted Ind AS from 1 अप्रैल 2014। इट्स अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? 14-15। तो इसको Ind AS भी किसकी, Ind AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 14-15 के लिए बनाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग ऑल Ind AS इफेक्टिव ड्यूली ऑन 31 मार्च। मतलब 31 मार्च 2015 तक जितने भी Ind AS नोटिफाइड हैं आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। यस और नो? तो कंपनी ऑन विच Ind AS आर एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स। रूल्स कौन से? कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 shall prepare their first set of financial statements in accordance with the Ind AS effective कौन से? at the end of its first reporting period। yes और no? क्लियर है? चलो अब अपन लिखते हैं। इसके बाद तो बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, और ये लिखा है क्या? कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ Ind AS। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ Ind AS का मतलब क्या होता है कि भैया एक कंपनी ने एक बार Ind AS उस पर लग गया, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो Ind AS रूल्स एंड Ind AS इफेक्टिव एवरी टाइम। हाँ मतलब एक बार लग गया तो लगेगा परमानेंटली। तो इसके लिए अपन वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वंस इट बिकम्स एप्लीकेबल, वंस Ind AS बिकम्स एप्लीकेबल इट विल बी फॉर एवर। तो यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूल में भी क्या दिया है, देखो चलो 4 लाइनों में इन्होंने लिखा है, तो समझे तो क्या लिखा है ऐसा। Once a company starts following the Indian accounting standards either voluntarily or mandatorily on the basis of criteria specified, it shall be required to follow Indian accounting standards for all the subsequent financial statements even if any of the criteria specified does not subsequently apply to it। मतलब एक बार लग गया, उसके बाद फिर वो जो क्राइटेरिया जिसकी वजह से Ind AS एप्लीकेबल हुए थे
वो भले ही मीट ना हो लेकिन अब इंडियस लगेंगे, यस और नो? तो इसको लिखना है क्या? आई डोंट थिंक सो कि इसको लिखने की जरूरत है। हाँ, वन से इंडियस, तो उसको कॉपी कर देते हैं अपन वहां से ही, है ना? ये आ गया, सी तुमसे फास्ट है मेरी राइटिंग। ये लिख लो, if even if criteria does not meet. Yes or no? फोर्थ इज, और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ, फोर्थ, फोर्थ में क्या है? ये हमने फीचर्स पढ़े थे ना, और हमने क्या सबसे यूनिक चीज क्या देखी थी उसमें? एक तो देखी थी फेयर वैल्यू, है ना? दूसरा क्या था? हमेशा ग्रुप के लिए, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ हाँ, ग्रुप के हिसाब से, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपकी एक स्टैंड अलोन, मतलब आपका एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। भाई आपका व्हाट अबाउट द कंसोलिडेशन? व्हेन आई से कंसोलिडेशन, इट इंक्लूड्स एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑल्सो along with subsidiary। सब्सिडरी तो हम समझते हैं, लेकिन हम गलती क्या कर जाते हैं मालूम? स्पेलिंग गलत लिख दिया यार। तो यहां पे है एप्लीकेबिलिटी किसकी? इंडियस की, फॉर इंडियन ग्रुप कंपनी, ठीक है? तो अपन ने ये देखा ही था कि भैया अगर इंडियस इसको लगा तो अगर उसकी कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, उस पर भी लगेगा। तो भैया यहां पे बहुत सिंपल सी बात अपन लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद एक ओवरसीज ग्रुप कंपनी का भी है। बेसिकली चाहते तो ये एक पॉइंट में ही लिख देते मॉड्यूल में, बट इनने अलग अलग लिखा है। किस पे? तो ओवरसीज में हमने बहुत क्लियर है कि ओवरसीज में अगर उनके देश पे भी आईएफआरएस लग रहे हैं तो आईएफआरएस लगेंगे। मान लो अगर आईएफआरएस है ही नहीं तो उनके यहाँ का गैप लगेगा। तो ये तो वो अपन अगले पॉइंट में लिखेंगे। इसमें अपन ये लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों? एज पर रूल्स स्पेसिफाइड, ठीक है, if Ind AS is applicable, Ind AS is applicable to a company, then it would also be applicable to its whom? सर होल्डिंग कंपनी। मान लो मैं सब्सिडरी हूं, मुझ पे लग गया इंडियस, मेरी कोई होल्डिंग होगी उस पे भी लग जाएगा। होल्डिंग सब्सिडरी, है ना, एसोसिएट्स, जेवी, ठीक है? जेवी को थोड़ा सा इधर लिखेंगे और एंड कर देंगे। क्लियर है पॉइंट 4? इतना क्लियर? अब अपन इसी चीज के लिए अगर हम बात करें, किस चीज के लिए? ओवरसीज के लिए, तो क्या होगा?
और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बस, चैप्टर में अब फिर क्वेश्चंस बचे हैं वो कर लेते हैं चैप्टर। बाय बाय। ओवरसीज के लिए क्या था, हमने कल ही समझा था, कौन सा एग्जाम्पल था यार, यही था क्या? तो क्या था कि अगर ओवरसीज है, होल्डिंग पे इंडियस नहीं लग रहा है, लेकिन इंडियन सब्सिडरी है उस पर इंडियस लग रहा है, तो हमें हमारी वाली जो सब्सिडरी है उसको तो इंडियस लगा दो। होल्डिंग पे लग रहा है कि नहीं लग रहा वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो इन्होंने मॉड्यूल में क्या दिया है, चलो उसको पहले देखते हैं इनकी भाषा में। एज पर क्लॉज 5 ऑफ द, ठीक है, रूल्स, हाँ, इशूड बाय एमसीए, ओवरसीज सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर or other similar entities of an Indian company may prepare its standalone financial statements in accordance with the requirements of specific jurisdiction, provided that such Indian company shall prepare its consolidated financial statements in accordance with the Indian rules, Indian accounting standard rules, either voluntarily or mandatorily. Clear है? तो इसको या तो एज इट इज रख दें या अपनी भाषा में सिंप्लीफाई कर लें, या फिर वो बेटर क्लियर था तो उसको अपन रेफर मार देते हैं ना, ओवरसीज सब्सिडी, ये वाला, ये लिखा था ना अपन ने कल, तो इसको लिख देंगे .5 ऑफ व्हाट, की मैटर ट्रांजिशंस। क्लियर है? ये रेफरेंस मैंने कर दिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, लास्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेबिलिटी फॉर स्टैंड अलोन एंड, स्टैंड अलोन समझते हो यार, मैं एक कंपनी हूं, मैंने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, दैट इज अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी कोई सब्सिडरी है तो फिर मेरे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे, तो वो कंसोलिडेटेड अलग और मेरा खुद का जो बनाया दैट इज स्टैंड अलोन। इज दैट क्लियर? हाँ, क्योंकि कई बार हम इतने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन यही चीज नहीं पता होती कि उसको क्या बोलते हैं। गॉट इट? ये खुद का, ये पूरे परिवार का। गॉट इट? इसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन। क्लियर है? यहां बहुत सिंपल सी चीज बोली, इंडियस required, Indians once required to be complied with rules specified, अगर जो रूल्स स्पेसिफाइड हैं तो फिर इंडियस रिक्वायर्ड हो जाएंगे, यस और नो? देन क्या होगा, इट shall apply to both standalone as well as consolidated
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? मतलब एक पे लगा, एक बार लग गया ना तो आपको स्टैंड लोन, आपके स्टैंड लोन पे भी इंड एस लगेगा और कंसोलिडेटेड पे भी इंड एस लग जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। नाउ अब अपन देखते हैं, हमने जो चैप्टर लिया था तो उस चैप्टर में हमने शुरुआत में एक इंडेक्स रख ली थी ना इसी पे उठा के। हमारा ये रोड मैप भी हो गया, ये हो गया, ये फॉर्मेट तो अपना एक अलग ही चैप्टर ही मैंने बोला है एक तरह से, ऑलमोस्ट चैप्टर। वो सब हम टाइम टू टाइम जब चैप्टर्स में आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में, इस चैप्टर का उठावना कर रहे हैं अपन। सेक्शन 2 क्लॉज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह की मीनिंग क्या है, ये तो आप थ्योरी है, ये खुद से अपन देखेंगे। ये देखो रेलेवेंट स्ट्रेटजरी प्रोविजंस, इनको अपन रिवीजन में भी कवर कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेंगे, बस ये चैप्टर खत्म। तो चलो आओ पहले नेटवर्थ के रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? 2 तक हो गए, 3 कब हुआ? क्यों होमवर्क? ठीक है, the net worth of the company B unlisted company was 600 करोड़, 600 करोड़ से कब? 31 मार्च 2014। However, due to losses incurred in 14-15, the net worth of the company was 400 करोड़, 14-15 में, as on 31 मार्च। From when company B shall apply Ind AS, मुझे बताओ। फेज 2 का क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा सर? हाँ ओके। देखते हैं ना, थियरी सॉल्यूशन है इसका। तो इन्होंने क्या दिया है, कंपनीज नेटवर्थ कट ऑफ डेट वाज ग्रेटर देन 500 करोड़। कट ऑफ डेट क्या थी? 31 मार्च 2014, क्योंकि 1/4/15 से लगा सकते हैं अपन रूल्स के अकॉर्डिंग वॉलेंट्रीली। विच सजेस्ट that it would be covered under phase 1 of the road. A question may however arise in the mind that since the net worth is on the immediate preceding year, जो तुमने अभी सही बोला कि 400 करोड़ है, कब? उसके अगले साल। Company would be covered under phase 2 of the roadmap. It may be noted that the net worth shall be calculated in accordance with the standalone financial statements. अब इन्होंने क्या बोला? लॉसेस इनकर हुए इनको, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ कम हो गई थी। इफ द नेटवर्थ थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया फॉर अ कंपनी once met, then it shall be required to comply with the Ind AS, irrespective of the fact that on the later date its net worth falls below the criteria specified. इनका मानना ये है कि चाहे तो ये लगा सकते हैं 2015 से ही वॉलेंटरीली, और एक बार लग गया तो फिर नहीं रुकेगा। बेसिकली लगेगा कब? तो इन्होंने 2016 से लगा दिया। नेक्स्ट,
Net worth of the company C, an unlisted company, was 400 crores as on the 31st March. However, the net worth was 600 as on from when company shall apply. ये तो सेम है, यहां तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं. नेक्स्ट, कंपनी डी is the parent company of the group A. Company A is an unlisted company having net worth 60 crores as on 31 मार्च. ठीक है, मतलब 31 मार्च 2014 को अनलिस्टेड कंपनी ए की नेटवर्थ कितनी 60. फॉलोइंग आर दी अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप. कौन कौन सी. बी जो है रिलेशनशिप क्या है, सब्सिडरी है ए की 600 करोड़. सी जो है रिलेशनशिप क्या है, सब्सिडरी. अच्छा, मतलब इनका ऐसा चल रहा है, देखो ए बी और सी, यस और नो. और इसकी फ्रॉम वेदर इंड एस बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए बी एंड सी. आंसर इज आई गेस यस. कारण 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 बी पर लगेगा ना, अनलिस्टेड है तो फेज 1 में ही चला गया ना ये तो. और जैसे ही इस पे लगा तो ऊपर वाले पे भी लगा और नीचे वाले पे भी लगा. यस और नो. वो मेंशन नहीं है तो हम वही मान के चलेंगे कि नेटवर्थ जो है तो है. कंपनी ए एंड सी आर अनलिस्टेड, डू नॉट एक्सीड द नेटवर्थ. हाउएवर द नेटवर्थ ऑफ कंपनी बी फेज 1 में आ गई. इंड एस बी एप्लीकेबल टू कंपनी बी. The parent company of company B, A, and the subsidiary C will also gets covered under respective net worth criteria. तीनों पे लग जाएगा. लास्ट, एक कंपनी का स्ट्रक्चर दिया है D और E जो है इसकी सब्सिडरी है, H भी एक सब्सिडरी है. फिर इनकी क्या है, दो कंपनी और है. E की भी F और G है. F सब्सिडरी है और जी क्या है, एसोसिएट है. वहीं आई एच की है. कंपनीज इन द एबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनी. द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ई, कंपनी ई मतलब ये वाली, इज 300 करोड़ नेटवर्थ. ठीक है, टू विच, तो देखो एक पे लगा तो अब हम यहां पे गिनते. देखो अगर इस पे लग गया ई पर तो ये डी पे भी लगेगा. सर ये एफ पर भी लग जाएगा, ये जी पर भी लग जाएगा. यस और नो. किस पे नहीं लगेगा, एच और आई पर. ये देखो कितना भारी भरकम आंसर दिया है. एज मेंशन्ड इन कंपनीज अकाउंटिंग इफ इंडिया इज एप्लीकेबल. ठीक है, इन्होंने ये लिख दिया ग्रुप वाला, इंडियन ग्रुप कंपनीज की. एज द टर्नओवर, वो जो की मैटर वाला लिखा था ना अपन ने पॉइंट, इसको लिख लिया. कंपनी इज दिस, इट वुड बी कवर्ड अंडर फेज 2, मतलब 1/4/2017 से लग जाएगा. यस और नो. 1/4/2017 से रोड मैप के अकॉर्डिंग. तो सब्सिडरी एफ, एसोसिएट जी, होल्डिंग डी, इन पे भी लग गया. विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप, इट मे बी नोटेड that the Ind AS applies to holding subsidiary and associates of the company which meet the net criteria. This requirement does not extend to fellow subsidiary of a holding company which is required to adopt Ind AS because of its holding company relationship with the subsidiary. Okay, तो ये जो point है कि भाई यहाँ H और I में नहीं लगेगा. Got it? Fellow subsidiaries पे नहीं लगेगा. Is that clear to you? Okay. इसके बाद क्या है, लास्ट, ये आईसीआई की बुलेटिन में नोटिफिकेशन थी. बुलेटिन आती है ना स्टूडेंट रेफरेंसेस के लिए. एबीसी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री 700 करोड़ है. दो सब्सिडरी है, एक्स जिसकी 600 करोड़ है नेटवर्थ और वाई जिसकी 150 करोड़ है. एक्स और वाई की रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड एस फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग फ्रॉम ये. अब मुझे एक बात बताओ, किसको इंड एस एप्लीकेबल होगा और किसको नहीं होगा. एक एबीसी कंपनी है,
उसकी दो इंडियन सब्सिडरीज हैं, एक्स और वाई। एक्स की 600 है और वाई की कितनी है? इट हैज टू सब्सिडरी कंपनीज और ये इनकॉर्पोरेटेड है फॉरेन कंट्री में। एबीसी इनकॉर्पोरेशन जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, 700 करोड़ की नेटवर्थ है। अब उसकी दो सब्सिडरी हैं जिसमें से एक की 600 है और वाई की कितनी है? 150। रिक्वायर्ड टू फॉलो इंडियाज अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग फ्रॉम दिस। बताओ। ऑनलाइन में देखते हैं। सिमिलर इशू डील्ड इन ITC बुलेटिन issue 2 noted that as per rule 2 of the company is this company X having net worth of 600। किसके पास? कंपनी जो X है ना उसके पास कितनी? 600। और जो कंपनी Y है उसके पास कितनी है? 150। इनकी होल्डिंग कौन है? BC, राइट? ठीक है, इस पे तो इंडियस लग जाएगा आराम से। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे लगना चाहिए? अब इन्होंने कैसा आंसर दिया है देखो, 600 करोड़ एट द एंड ऑफ दिस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्स के बारे में। नाउ वाई के बारे में, कंपनी वाई हैविंग नेटवर्थ इज दिस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब इस पे इंडियस तो नहीं लगेगा क्योंकि ये फेलो सब्सिडरी हो गई। Since foreign company ABC is not an Indian company incorporated under this act or previous law, it is not required to prepare financial statement as per। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि भैया ये जो कंपनी है पेरेंट कंपनी ये तो बाहर की है, लेकिन उसकी जो दो सब्सिडरी हैं वो इंडियन है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का ये है कि जो दो सब्सिडरी इंडियन है तो उसमें भी एक पे तो लग जाएगा क्योंकि उसकी 600 करोड़ है और उसके चक्कर में बाहर वाले को लगेगा। आंसर अगर आपने नोटिस किया तो अपन ने कल एक एग्जांपल ऐसे ही पढ़ा था, ये वाला ओवरसीज पेरेंट एंड इट हैज इंडियन सब्सिडरी। तो हमें इंडियन सब्सिडरी पे चेक करना है, इस पे चेक नहीं करना ज्यादा। क्लियर है? ओके ये पक्का क्लियर है इतना? ओके इसको अपन एक काम करते हैं ना, इसको मैं इनकॉर्पोरेट करके तुमको PDF देता हूं। ओके 7 क्वेश्चंस हो गए हमारे टोटल। इसके बाद इन्होंने NBFC का वो दिया था रोड मैप, वो भी अपन ने कवर कर लिया था। और यहाँ पे NBFC से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एज पर नहीं उम्बा कोम्बा कुछ नहीं, एज पर द रोड मैप इंडिया इज एप्लीकेबल टू कंपनी एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। कंपनी एक्स नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई। समझो इसको अपन चलो वहां पे ले लेते हैं। अब मुझे एक बात समझना, इंडिया से एप्लीकेबल है कंपनी एक्स पर, ठीक है? कब से? 17-18। कंपनी एक्स की एक सब्सिडरी है, कौन? वाई, ठीक है? वाई अनलिस्टेड है, ठीक है? और नेटवर्थ कितनी है? 400 करोड़। व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस ऑन कंपनी एक्स एंड वाई? अब मुझे बताओ क्यों? सर ऑब्वियसली दिया है ना क्वेश्चन में, कब से लग जाएगा क्या? क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? और जब इस पे लगा तो इसकी सब्सिडरी पे भी लगेगा, तो 2017-18 से
दोस्तों? If the date of parent NBFC is different from the applicability date of corporate subsidiary, then how will be the consolidated financial statement of NBFC be adopted? अब क्या होगा कि ये बनाएगी, एक सेकेंड, ये जब बनाएगी तो ये पहले साल तो नॉर्मल इंड एस फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इसको डेटा देना पड़ेगा। इस पे तो लग रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या आंसर दिया, रोड मैप नोटेड 500 करोड़ इनको यहां से, फर्दर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट रोड मैप शेल ऑल्सो अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस, इनने इंफॉर्मेशन क्या दी है इसमें? 17 ओके, with comparatives company X apply Ind AS its statutory financial statements from the financial year. However, for the purpose of consolidation for company Y 2017 and 18 shall also prepare its individual financial statement as per the AS. वो AS के हिसाब से बनाएगा। Is that clear? तो देखो X तो बना लेगा नॉर्मली, Y जो रहेगा वो AS के हिसाब से बनाएगा, बट उसको डेटा देना पड़ेगा कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये हम पढ़ चुके नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये एक नई चीज है यहां पे डाली, इसको हम यहीं से पढ़ेंगे। द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस lay down. Mutual fund regulations are amended by SEBI from time to time to enhance transparency. ठीक है। Notification. As per the notification, financial statements of and accounts of mutual fund will be prepared. कब से? 4 फरवरी 2022 with certain guidance on accounting, मतलब guidance notes के साथ। The circular also provides specific formats of the financial statements to be prepared for the mutual funds scheme under Ind AS. This requirement of the circular will become effective applicable from 1 अप्रैल 2023, मतलब ये फर्स्ट ईयर है। तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ये अभी सिलेबस में इसलिए ज्यादा नहीं है। इसके अलावा तो देखो ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 2। 133 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करता है। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है ना, ये कंपनीज एक्ट कुछ पढ़ा था तुमने बचपन में। 134(5)(a) डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ऐसे ही कुछ आता है, कंपनीज एक्ट में था ना। स्टेटमेंट दैट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड, ये डायरेक्टर को स्टेटमेंट देना पड़ता है। 143 ऑडिटर has to opine whether the financial statement comply with the accounting standards or not. 230 power to compromise or make arrangements, ये तुमने इंटर में नहीं पढ़ा, राइट? सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये पढ़ लेंगे। और ये सेवी वगैरह के रूल्स हैं कुछ, इनको अपन थियोरी में यार कल जब रिवीजन करेंगे अपन तब इसको कवर कर लेंगे। तो कहना ही से मेरी तरफ से आपके लिए ये चैप्टर खत्म है, और इस फॉर्मेट को अपन एक नए चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो लास्ट है शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट और P&L का फॉर्मेट, हमारा चैप्टर 1 ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर हो गया है। क्लियर है? इसमें अभी कोई आपको डाउट यहां तक में? तो एक अपन ओवरऑल वो ले लें, तो हमने 3 लेक्चर्स लिए ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं 4 साढ़े 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे में हमने अपना पूरा चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक जो मैं बना रहा हूँ उस पर, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको वो सॉल्व करना है, और कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। कल अपना रहेगा रिविजन काय का, इसी चैप्टर का। इसको एक बार पूरा पढ़ के आना और क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना प्लीज, ठीक है? चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, गुड डे।